जय हिंद। स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। आज की क्लास में आप कवर करेंगे 8 से 14 सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज की क्लास की ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस क्लास में आप जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख रहे होंगे। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाली है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स और जीके जीएस इससे बाहर मैं आने ही नहीं दूंगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको पैटर्न बता देते हैं, फिर आज की क्लास को धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे। आप करना क्या है, आपको आपको हम डेली की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं उन्हें टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलती है। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं तो हम आपको किसी ग्रुप में ऐड नहीं करते, हम आपको पर्सनली डेली की पीडीएफ सेंड करते हैं। आपको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। डेली की पीडीएफ आती है, आपको उस पीडीएफ को पढ़ना है। क्लियर है? डेली की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है आपको उन पीडीएफ को पढ़ना है। उन पीडीएफ को आपको पूरे हफ्ते देखना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इस वीकली क्लास पर आ जाना है। आज की ये जो क्लास है ये पूरे हफ्ते का रिवीजन होगी, साथ ही साथ आप अपने जीके जीएस का भी रिवीजन कर रहे होंगे। क्लियर है? और लास्ट क्लास में तो आपने कमाल कर दिया, बहुत ही शानदार तरीके से आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, बहुत ही ज्यादा आपको क्लास पसंद आई। उसी तरीके से आज की क्लास भी रहने वाली है। क्लियर है? अब आपका एक डाउट और आता है, सर वीकली क्लास क्यों जरूरी है? बहुत से बच्चे ये चाहते हैं कि सर मैं तो पीडीएफ ही पढ़ लूंगा, ये क्लास क्यों जरूरी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कमेंट देखना बच्चों के। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर अभी यूपी पैट का एग्जाम हुआ था। आपको पता होगा हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में पैट के एग्जाम हुए 2021 के। तो जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उनके जीके जीएस में से काफी सारे क्वेश्चन आए। मैंने फिर प्रीवियस ईयर जो अभी एग्जाम हुए मैंने क्वेश्चन देखे, मैं भी हैरान हो गया। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी टीम की जो थिंकिंग है जीके जीएस बनाने की और आपके एग्जामिनर की जो थिंकिंग है वो मैच हो रही है। आज की वीडियो में आप ये कंप्लीट देखेंगे, मैंने कई सारे क्वेश्चंस को क्रॉप करके लगाया भी है, आप खुद देखेंगे। जैसे इस बच्चे ने मुझे बताया था तो मैंने खुद उसको चेक कराया। क्लियर है? आप खुद देखेंगे किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से फॉलो करने लग जाए हमारे इससे क्लास को। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में भारत किस देश के साथ सूर्य ग्रहण अभ्यास का आयोजन करेगा? फटाफट से कमेंट करिए। ऑफलाइन भी देख रहे हैं, जब भी आपको कमेंट करना है फटाफट से कमेंट करिए। हाल ही में भारत किस देश के साथ सूर्य ग्रहण अभ्यास आयोजन करेगा? बताइए। हमने कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज को पढ़ा है, क्या इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या नेपाल? बताइए। सूर्य किरण है, हमने इसको पहले भी पढ़ रखा है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? बिल्कुल सर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। क्लियर है? भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण युद्ध अभ्यास करता है। अब देखिए, नेपाल की बात चल रही है, जीके जीएस कैसे बनेंगे नजर डालिए। देखिए, ये आपका मैप में नेपाल है, समझ में आ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपके सिलेबस में भी लिखा होता है कि भारत और उसके पड़ोसी राज्य की जीके जीएस के क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। क्लियर है? तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये है आपका नेपाल। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। आप समझ पा रहे हैं? अब इसको एक बार में आप पढ़ लो। ये नेपाल है आपका, तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पुरानी क्लासे आप देखेंगे तो आप बांग्लादेश का हम कवर कर चुके हैं, भूटान का हम कवर कर चुके हैं, अभी नेपाल आ गया तो इसको भी निपटा दो। क्लियर है? कौन कौन से 5 राज्य हैं? एक उत्तराखंड हो गया आपका, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा देखिए यहाँ साइड में ये क्या है आपका, वेस्ट बंगाल, और पांचवा क्या है, सिक्किम। 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। सर याद कैसे करें? माइंड में आपको बस इतना सोचना है, भारत का नक्शा, और एक तरफ से ही होकर आना है। जैसे कि उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आप कहां आ जाएंगे, यूपी, यूपी के बाद कहां जाएंगे, सीधे बिहार में, बिहार के बाद आप कहां जाएंगे, सीधे वेस्ट बंगाल, और ऊपर जाएंगे तो सिक्किम। क्लियर है? इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, मैं इसीलिए टाइप करवाता हूं। अब इस पे आप नोट्स बनाइए, बनाइए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। बनाइए। इसमें आपको क्या लिखना है, नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर की जो सीमा है उसको साझा करता है भारत के साथ। क्लियर है? 5 राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये पांचों आपने लिख लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट से आप इसका आंसर बताएंगे। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? यूपी पैट 2021 के पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ। जितने भी बच्चों ने दिया वो मुझे कमेंट करके बताइए उन्होंने ये क्वेश्चन देखा था या नहीं देखा था। क्या 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहले शिफ्ट का, ए वाले एग्जाम का। चलिए फटाफट से कमेंट करिए क्या इस सवाल का आंसर होगा। अभी अभी मैंने बताया क्या इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी बना दिया, इसको थोड़ा सा टफ कर देते ना, ऑप्शन डाल देते,
और एक राज्य डाल देते पश्चिम बंगाल, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं है। तो आप समझ गए हैं कौन से 5 हैं, डाउट तो नहीं होगा, समझ गए किस तरीके से हमारी तैयारी चलेगी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये। हाल ही में टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सर ये ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? कोई भी कंपनी होगी वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कराने के लिए, या फिर कोई सरकार भी हो गई अगर कोई योजना लेकर आती है तो उसके प्रचार के लिए वो क्या करती है, ब्रांड एम्बेसडर को चुनती है। अब ये कौन होते हैं? या फिर क्रिकेटर हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है। समझ गए ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? बिल्कुल मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से जो शुरुआत कर रहे हैं, और उस लेवल तक लेकर जाऊंगा जो बच्चा 3-4 साल से तैयारी कर रहा है। बने रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल गोल्ड, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी का जवाब सही आ रहा है। लाइव ही क्लास को अटेंड करिए, कमेंट करते रहिए। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके जीके जीएस क्या बन सकता है, फटाफट से नजर डालो। मुख्य ब्रांड जो है उनके एम्बेसडर, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ ले तो कौन है? विराट कोहली। क्लियर है? आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अजय देवगन। लिखना है ये आपको, ये लिखना है, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना है। आपकी मेहनत आपकी सफलता होगी, आपको लिखना है। ठीक है? नमामि गंगे के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो चाचा चौधरी, आप देखते थे बचपन में, बिल्कुल चाचा चौधरी, जो इनकी कॉमिक्स है जो है उन्हीं को प्रचार प्रसार करने के लिए इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ का? नमामि गंगे परियोजना का। क्लियर है? स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कौन है? अमिताभ बच्चन। चारों इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है उस पर नजर डालिए। देखिए देखिए, यूपी पैट 2021 के पेपर में, अभी एक महीने, अभी लास्ट ही महीने में पेपर हुआ पैट का आपका। क्वेश्चन देखिए, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फटाफट से आंसर मारिए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सारे सही है, विराट कोहली। ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल है कुछ? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करें तो। क्लियर है? बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको कि पूरे पूरे 2-2 3-3 घंटे की डेली डेली आप वीडियोस देख रहे हैं या इतना। आप इस मेरे तरीके को फॉलो करिए, 101% रिजल्ट आएगा। बहुत मेहनत लगती है इस एक हफ्ते की क्लास को भी लाने में। समझ रहे? आप एक बार इस मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप जीके में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि इतना स्टूडेंट तो है जो मुझे पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? लाइक कर देना अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ कैसे पेपर में आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 2 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन कराने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? वर्ल्ड का पहला देश जिसने 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है, बताइए कौन सा देश है? इजराइल, क्यूबा, अमेरिका या रशिया? देखिए जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, आप कमेंट चेक करिए, बच्चे धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं। और ये सारे बच्चे वो हैं जिन्हें डेली पीडीएफ मिलती है, और ये सारे आंसर इनको पता चल गए और माइंड में रिकॉल हो गए इनको, करेक्ट आंसर आते हैं सबके। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल क्यूबा, बी आप सभी का सही है, क्यूबा। डेली की पीडीएफ है, उसको पढ़िए, वीकली क्लास लगाइए, जीके जीएस रिवाइज करिए। डिटेल जीके आप क्लासेस से देख सकते हैं, नहीं तो आप लूसेंट की बुक है आप पे, या कोई भी बुक है उससे आप जीके पढ़िए, यहाँ रिवाइज करिए। पेपर में यहीं से आएगा, इन्हीं क्लासेस से आएगा। क्लियर है? क्यूबा आंसर हो गया। सर क्यूबा की बात चल रही है तो देखें, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो ये यहाँ पर है हमारा भारत। क्लियर है? भारत से हम इधर आ जाता है, ये है आपका क्यूबा। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता क्यूबा कहाँ है क्या है। क्यूबा कब बहुत ज्यादा चर्चा में आया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध जिसे हम कहते हैं। अगर आप 11th-12th में आर्ट साइड के हैं तो आपको पता होगा, शीत युद्ध के समय पर क्या था भी, क्यूबा काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। क्लियर है? तो ये यहाँ पर एक तटीय देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्लियर है? डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम में नहीं आता है, बस इतना समझना है क्यूबा यहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिखिए। क्यूबा की राजधानी पूछ सकता है आपसे। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि 2 साल के बच्चों को उन्होंने टीकाकरण लगाया। तो अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैं आपके पेपर में कोई राजधानी डालना चाहता हूं, तो मैं कौन से देश की डालूंगा? मैं इसराइल की डाल सकता हूँ, बहुत चर्चा में है देश। मैं क्यूबा की डाल सकता हूँ। इस तरीके से ही जो आपका एग्जामिनर है वो क्वेश्चन सेट करते हैं। उसको सपने थोड़ना आ रहे हैं कि मैं युगांडा की डाल दूंगा। समझ रहे हैं आप? तो एग्जामिनर को सपने थोड़ना आते हैं कि आप सारे क्या बोलते हैं राजधानियां याद करने लग जाओ। इंपॉर्टेंट होता है, इस ट्रिक को जिस दिन आप समझ गए आपके जीके का स्कोर बढ़ने लग जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहो, 1-2 महीने फॉलो कर लो, आप भी बोलोगे सर, आपके अंदर खुद वो थिंकिंग बिल्ड हो जाएगी, आप खुद उसी तरीके से पढ़ने लगेंगे। क्लियर है? क्यूबा की राजधानी क्या होगी? हवाना। लिखते जाना, आपको नोट्स जरूर बनाना है। क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन है? तो मैनुअल
मारोरो क्रूज कौन है? क्यूबा के प्रधानमंत्री हैं। और क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962, जिसे हम कोल्ड वॉर जब चल रहा था, शीत युद्ध, ये कहा जा रहा था तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है उस समय। क्लियर है? 1962। फटाफट से आपको लिखते जाने। चलिए, स्पीड सही है या फिर मैं स्पीड थोड़ी स्लो रखूं? आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं काफी स्लो लेकर चल रहा हूं ताकि हर बच्चे को चीजें समझ में आए। क्लियर है? जल्दबाजी नहीं करनी है। हफ्ते में एक क्लास आती है, आराम से कंप्लीट देखना है। अगर लाइव में कुछ चीजें छूट जाए तो ऑफलाइन भी जरूर देखा करिए इस क्लास को। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? 5 स्टार ईट राइट स्टेशन ये होता क्या है, अभी इसके बारे में जानेंगे। आंसर करिए बिल्कुल। चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई या जयपुर? क्या आंसर हो जाएगा? ए चंडीगढ़ इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाल ही किस स्टेशन को किया गया है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करें तो ये 5वां स्टेशन है जिसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। पहला स्टेशन कौन सा था? तो आपका जो मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वो पहला स्टेशन था जिसे ये सर्टिफिकेट दिया था। ये सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है? तो FSSAI, जो आपका जो खाने वगैरह को जो इनको वेरीफाई करती है, वो इस चीज का जो है वो सर्टिफिकेट देती है। इसके बारे में भी जानेंगे, लिखना शुरू करिए। पहले आप जान लेते हैं कि जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है उसे क्या दिया गया है? 5 स्टार रेटिंग अभी हाल ही में दी गई है। कौन देता है? तो FSSAI जो है वो इसको सर्टिफिकेट देता है, इस चीज का प्रमाण पत्र देता है। क्लियर है? अब लिखना शुरू करिए। आपके रेल मंत्री इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कौन रेल अभी जो तत्काल आपके रेल मंत्री हैं तो कौन है? अभी रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? रेल मंत्री। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथई। डॉक्टर जॉन मथई भारत के पहले रेल मंत्री थे। क्लियर है? और FSSAI की फुल फॉर्म भी आ सकती है। क्या होती है? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये करती क्या है? जो हमारे रेलवे स्टेशन पर खाना मिलता है उसको जांचती है कि जितने भी जो पैसेंजर्स हैं उनको जो खाना मिल रहा है वो कितनी गुणवत्ता वाला है, क्या क्वालिटी है उसकी। अगर उन सभी स्टैंडर्ड पर वो फुलफिल होती है तो उसको रेटिंग देते हैं। ठीक है? जैसे हमारे ये जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है इसको दी गई 5 स्टार रेटिंग, ये 5वां है। क्लियर है? हाल ही दी गई है। समझ गए होंगे आप? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। क्लियर? अभी हाल ही में नाम चेंज कर देते हैं, क्या किसी जगह का नाम चेंज कर देते हैं तो कुछ रेलवे स्टेशन है जिनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। आप अगर रेलवे NTPC वगैरह का एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। क्लियर है? लिखना शुरू करिए। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? 4 ऑप्शन होंगे, आंसर हो जाएगा आपका क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्लियर हो गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, बनारस रेलवे स्टेशन का नाम पहले क्या था? तो आप क्या बोलेंगे? मडुआडी रेलवे स्टेशन। क्लियर है? क्लियर हो गया? ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस PDF में डाले। कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, 101% देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया? फटाफट से बताइए। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया? केरला में, असम में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? बिल्कुल डी उड़ीसा इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का सही है, डी उड़ीसा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उड़ीसा की बात हो रही है और उत्सव की बात हो रही है तो उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अभी लिख लो। क्या है भाई? उड़ीसा के प्रमुख त्योहार। नोट्स बनाइए, हेडिंग डाल के लिखिए उड़ीसा के प्रमुख त्योहार कौन कौन से। रथ यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है? करेक्ट आंसर उड़ीसा। टिक। क्लियर हो गया? मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के किस तरह से आते हैं आपके पेपर में। ठीक है? राजा पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नुकाहाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। और कोणार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। चारों इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तब भी। क्वेश्चन क्या है? त्योहार और उत्सव में क्या फर्क है? बताइए। ये आपको कमेंट करना है। क्लियर है? मैं कमेंट में आप सभी का आंसर दूंगा। त्योहार और उत्सव में क्या फर्क होता है? गणेश चतुर्थी त्योहार है या उत्सव? बताइए। दीपावली त्योहार है या उत्सव? आप बोलेंगे सर त्योहार है। मैं बोलूंगा उत्सव क्यों नहीं है? आप बोलेंगे सर उत्सव है। तो बताइए अंतर क्या होता है उत्सव और त्योहार में? कमेंट करिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है? किस देश के साथ शुरू की है अभी रिसेंटली? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल पड़ोसी देश हमारा
बांग्लादेश। क्लियर है? पड़ोसी देश बांग्लादेश इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये एयर बबल सेवा होती क्या है समझना जरूरी है ना। एयर बबल सेवा क्या होती है? देखिए, कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था, सारे विमान जो हैं वो सारे रद्द कर दिए गए थे, आना जाना लगभग बंद हो गया था। तो एक स्कीम चलाई गई, एक सेवा शुरू की गई जिसको नाम दिया गया क्या, एयर बबल सेवा। इसमें होता क्या था, कोई भी दो देश जो कोरोना की पूरी गाइडलाइन का पालन करते हैं और अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, वो देश आपसी सहमति से एक एयर बबल सेवा शुरू कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत होगा क्या, जितने भी पैसेंजर हैं वो कोरोना की पूरी गाइडलाइंस को मानेंगे। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश का उदाहरण लेते हैं, भारत और बांग्लादेश इन दोनों ने एयर बबल सेवा शुरू कर दी। मतलब बांग्लादेश में भी कोरोना की जितनी भी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन होगा और इंडिया में भी पूरा पालन किया जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों देशों में सहमति हुई, यहां से पैसेंजर वहां जाएंगे एयर से, हवाई जहाज से, और वहां से यहाँ आ सकते हैं। अब ऐसा करा क्यों गया? बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से पालन नहीं होता कोरोना की गाइडलाइन का, इन चीजों का, और वहां से अगर पैसेंजर हमारे देश में आते हैं और यहाँ पूरी सख्ती बरत रखी है तो क्या होगा, ढील हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? इस चीज के लिए क्या किया गया, एयर बबल सेवा शुरू की गई। समझ में आ गया? भूलेंगे नहीं एयर बबल सेवा क्या है। बिल्कुल, कहां पर किया गया, बांग्लादेश। क्लियर है? एयरपोर्ट्स की बात हो रही है तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके सीएचएसएल के एग्जाम में और आपके एमटीएस के एग्जाम में, कहने का मतलब एसएससी के एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। जब भी वो एयरपोर्ट की बात करता है तो ये क्वेश्चन तो डाल ही देता है, पता नहीं क्या है, मैंने 2-3 एग्जाम्स में देख रखा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो स्टार मार्क करिए, कहां पर है ये, हैदराबाद में। कहां पर है भाई, हैदराबाद में। क्लियर है? आपके एग्जाम में भी आ सकता है, जरूरी थोड़ा ना आप एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जितने फॉर्म निकले भरते रहा करिए, कहीं ना कहीं सेट हो ही जाओगे आप। क्लियर है? सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। क्लियर? चलिए, और जीके है ये तो सेम है ही है। मैथ्स के टॉपिक सुनना है कि एडवांस नहीं आ रहा है या अर्थमेटिक आ रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, हैदराबाद। क्लियर हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, कलकत्ता पे आप टिक करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। ये तो नाम से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मैक्सिमम चीजें गुजरात में ही है। क्लियर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले लें, या अभी एक सरदार धाम खोला गया, अभी आगे आएगा आपका क्वेश्चन, वो सारे कहाँ है, गुजरात में ही है। क्लियर है? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, अमृतसर में है। क्लियर है? आपसे लोकेशन पूछता है डायरेक्ट, राजीव गांधी पूछा भी गया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, हाल ही में सारा भाई अध्यापक विज्ञान राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। सारा भाई करंट अफेयर्स में आ गया, इनके बारे में जानेंगे, बट पहले तो इसका आंसर बताइए आप। वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए फटाफट से। किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल ऋतिक रोशन, सभी का करेक्ट आंसर है डी, आनंद कुमार। क्लियर है? सुपर 30 देखा था ना, तो उसी डायरेक्शन में मैं ऋतिक रोशन बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर है? तो ये कौन है, मैथमेटिशियन है, बहुत फेमस है, मूवी भी देखी होगी आपने सुपर 30, आनंद कुमार। इन्हें क्या दिया गया है, सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्लियर है? पुरस्कार का नाम सारा भाई से रखा गया। अब ये सारा भाई कौन है, लिखना शुरू करिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तिरुवनंतपुरम केरला। अभी लिखिए, अभी बताऊंगा आपको साराभाई कौन थे और उनके बारे में भी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसरो। क्लियर है? इसरो का मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटका। ये दोनों मैंने क्यों दिए, आप कंफ्यूज होते हो कैसे, मैं आपको बताऊं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां है, 4 ऑप्शन दूंगा। जो मैक्सिमम बच्चे, अगर मैं 100 बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा तो मैक्सिमम बच्चे आंसर करेंगे केरला, सेकंड नंबर पे बच्चे आंसर करेंगे, वो मैक्सिमम करेंगे कर्नाटका, जो कि सही है, सेकंड नंबर पर करेंगे केरला। अब समझ पा रहे हैं क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, केरला में है या कर्नाटका में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, केरला में है, और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। क्लियर हो गया? इसरो और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोनों अलग अलग जगहों पर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, दोबारा पूछा जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं साराभाई की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, विक्रम साराभाई। क्लियर है? इन्होंने जो हमारी स्पेस है, जो मिसाइल्स वगैरह बनती है, उसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया है। उन्हीं के नाम से ये चीजें शुरू की गई और इन्हीं के नाम से क्या शुरू किया गया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्लियर है? चलिए, इसरो की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई। क्लियर है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, लिख लेना आप इसे।
देखिए सारा कंटेंट मैं पीडीएफ में इसीलिए बनवाता हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना सके और अच्छे से लिख सके। क्लियर है? इसलिए आपको लिखना जरूर है। अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं इसको लिखने के लिए, टाइप कराने के लिए, तो आपको तो लिखना पड़ेगा, एग्जाम आपका है। क्लियर? चलिए, देश का पहला साउंडिंग रॉकेट, उसका नाम क्या था? तो नाइक एपाश। क्या था भाई देश का पहला साउंडिंग रॉकेट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर इस अगर यहां से क्वेश्चन आता है विज्ञान वगैरह से, आपका प्रौद्योगिकी से, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वही लेकर आए हूं आपके सामने। देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपाश। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाए। हाल ही में G20 बैठक के लिए किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? फटाफट से कमेंट करिए। हाल ही में G20 बैठक, देखिए G20 की बात हो रही है, अभी लेंगे इसके जीके जीएस उठाएंगे। क्लियर है? एक शेरपा शब्द आपको ये नहीं पता होगा क्या होता है, जितने भी नए बच्चे हैं अभी उन्हें ये भी बताएंगे। क्लियर है? पहले आंसर दीजिए इसका। करंट अफेयर्स तो आप सारे पढ़ते हैं, पीडीएफ फ्री आती है, कोई चार्ज नहीं है, पीडीएफ का फ्री मिलती है आपको, उसे तो जरूर पढ़ा करिए। पीडीएफ का कंटेंट देखेंगे वो भी काफी अच्छा है। चलिए, पीयूष गोयल, डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष गोयल। क्लियर है? हाल ही में G20 बैठक के लिए किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल साहब को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। सर ये शेरपा क्या होता है? अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, तो जैसे एक क्लास का मॉनिटर होता है ना, ठीक उसी तरह से G20 देशों के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी लीडरों में जो एक मुख्य बनाया जाता है वो शेरपा होता है। जैसे क्लास में सभी स्टूडेंट का एक मॉनिटर होता है, ठीक उसी तरह से ये G20 देशों में जितने भी आपके लीडर्स आते हैं उन सबको जो एक कोऑर्डिनेट करता है वो कौन होता है? शेरपा कहते हैं उसको। क्लियर है? जो उनकी सारी बातों को, उन मुद्दों को रखता है, शेरपा। क्लियर है? अब G20 समिट पूरे विश्व का, उसका शेरपा भारत का तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2015 का जो G20 समिट हुआ था, उनके शेरपा किसे बनाया गया था? हमारे पीएम साहब को, नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया था। क्लियर है? पहली बार नहीं है, सेकंड टाइम है ये। क्लियर हो गया? तो शेरपा समझ में आया। G20 की अभी हम बात करेंगे, पीयूष गोयल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है G20 से, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999, सन 2000 से एक साल पहले चले जाओ, 1999 में क्या हुआ था भाई? G20 की स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया? G20 की स्थापना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वही है आपकी। G20 शिखर सम्मेलन पहला कहां पर हुआ था? तो यूएसए। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? यूएसए में हुआ था। क्लियर है? चलिए, G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित होगा? जो भी 2021 का होगा, जिसमें पीयूष गोयल हमारे शेरपा बने, वो कहां पर आयोजित होगा? रोम, इटली में। कहां पर होगा? इटली में। क्लियर है? चलिए, इटली भी मिल जाएगा, रोम भी मिल जाएगा पेपर में। क्लियर? G20 शिखर सम्मेलन 2021, इटली, रोम। क्लियर? चलिए, और इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में कब आयोजन होगा ये भी तो पूछा जाएगा, ये तो 100% पूछा जाएगा, इस पर तो स्टार लगा हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर किया जाएगा? तो भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर G20 से क्वेश्चन आया तो ये तो 100% आएगा। क्लियर? चलिए, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? फिर एक थीम रखी जाती है, वो थीम पूछी जाती है, तो आपको 21 वाला जो होगा उसकी थीम पता होना चाहिए, प्रिपेयरिंग फॉर पेंडेमिक्स। क्लियर है? इसको आप लोग लिख लेंगे, प्रिपेयरिंग फॉर पेंडेमिक्स। हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे, प्रिपेयरिंग फॉर पेंडेमिक्स। क्लियर हो गया? चलिए, क्लियर है? नोट्स बनाते जाना, इसलिए मैं काफी स्लो लेकर चल रहा हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बने, आपको वीडियो पॉज बार बार ना करना पड़े या ज्यादा टाइम ना लगे, एक बारी में कंप्लीट देख लो आराम से। बिल्कुल ऐसे समझो कि मैं बिल्कुल आपके सामने ही हूँ। ठीक है? हेडफोन लगा के और आराम से क्लास को देखा करो, शांत माहौल में समझा करो कि हाँ भाई सर सामने ही पढ़ा रहे हैं और बस मैं इस चीज को फॉलो करता जा रहा हूँ। मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि आप सभी मेरे सामने बैठे हो। क्लियर? जैसे मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूँ सेम वैसे ही। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कमेंट फटाफट से। देखिए, कमेंट तो आपके आने चाहिए, अगर आप पूरे वीकली क्लास देखते हैं तो यहाँ तो कमेंट आपके आनी चाहिए। किसे किया है? ठीक है, देखिए बीओबी का मतलब क्या होता है? बीओबी सीधी सी बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियर है? तो क्या आंसर हो जाएगा? बॉब वर्ल्ड। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो बॉब वर्ल्ड। क्लियर हो गया? चलिए, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर उठाते हैं और बैंकिंग वाले पोर्शन में जाते हैं और वहां के जीके जीएस को देखना शुरू करते हैं। देखिए, अभी दिखाऊंगा कैसे पेपर में आते हैं। ये मैं आपको ये आइडिया बता रहा था कि करंट अफेयर से जीके कैसे रिलेट होती है और कैसे आपके पेपर में आती है। ये थिंकिंग मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं ताकि आप खुद सीख जाएं।
ये आता क्वेश्चन कहाँ से है, देखिए अभी बताऊंगा, इसका इसका बताऊंगा कैसे रिलेट होगा पेपर में। बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित शब्दावली, ये 3 टर्म्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक दर, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सर बैंक दर किसे कहते हैं। देखिए 2 बैंकें होती हैं, अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एक होती है आपकी रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। जो आपके नोट होते हैं उन पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कौन सी बैंक होती है, वो होती है आपकी रिजर्व बैंक। समझ में आया। रिजर्व बैंक को ही आप केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, रिजर्व बैंक को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। तो पेपर में रिजर्व बैंक लिखा रहा है, केंद्रीय बैंक लिखा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, पढ़िए अब इस लाइन को। रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिया जाने वाला ब्याज बैंक दर कहलाता है। वाणिज्यिक बैंक कौन सी होती है, वाणिज्यिक बैंक को ही कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंक कौन सी होती है, जिसमें आपके खाते खुले होते हैं, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब बैंक, ये सारी क्या है, वाणिज्यिक बैंक। अब इस चीज को आसान शब्दों में समझते हैं, ये तो होगी आपकी टेक्निकल लाइन जो पेपर में पूछ ली जाती है। आसान शब्दों में समझें तो बैंक दर क्या होता है, सीधी सी बात है, रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिया जाने वाला ब्याज जो होता है वो बैंक दर कहलाता है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया, बिल्कुल। क्या हो गया, देखिए वाणिज्यिक बैंकें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेती हैं। अब रिजर्व बैंक से वो पैसा उधार लेंगी तो रिजर्व बैंक क्या उनको मुफ्त में दे देगा, नहीं, वो ब्याज पर ही देगा। तो जिस ब्याज की दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देती है उस दर को क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। क्लियर हो गया, मैं काफी अच्छे से इसको समझा सकता हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड का, ठीक है, आपका डिजिटल बोर्ड आएगा, क्लास बहुत अच्छे से चलेगी, काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप समझिए, जैसे ये है आपके आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर है, और ये बाकी सारी बैंकें हैं, जैसे पंजाब बैंक होगी, बाकी बैंकें होगी। अब ये बैंकें क्या करेंगी, भाई इनको पैसा चाहिए तो ये पैसा कहाँ से लेंगी, आरबीआई से लेंगी, आरबीआई से लेगी। तो आरबीआई इनको पैसा तो देगा लेकिन एक ब्याज की दर पर देगा। तो जिस ब्याज की दर पर पैसा देता है उसे कहते हैं बैंक दर। क्लियर है, बिल्कुल हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, समझ में आना चाहिए। बैंक दर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सर ये रेपो दर क्या होता है, इसे समझिए, रेपो दर क्या होता है। देखिए जैसे बैंक दर होता है सेम वैसे ही रेपो दर होता है, उसमें भी सेम यही कंडीशन है कि ये जो आपकी बैंकें होती हैं, जो आपकी बैंकें हैं, वो क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती हैं, लेकिन ये जिस दर पर लेती है उसको रेपो दर कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है सर ये लघु काल के लिए पैसा लेती है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास में कोई बैंक है, उदाहरण ले लेते हैं कैनरा बैंक है, ठीक है, कॉर्पोरेशन बैंक है। तो अब होता क्या है, मान लीजिए सडनली उस बैंक में कोई व्यक्ति गया और उसको 10 लाख रुपए चाहिए। अब वो पैसा बैंक में नहीं है, या कोई बड़ा अमाउंट चाहिए, अब मुझे तो चाहिए, घर में शादी है, कोई भी बड़ा काम है, कुछ भी है, मुझे पैसा निकालना है, मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए निकालना है, तो बैंक में तो नहीं है। अब होगा क्या, क्या बैंक उसको पैसा नहीं देगा, वो तो बिल्कुल देगा। तो होगा क्या इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो बैंकें हैं ये बैंक जाएगी सीधे आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास जाकर बोलेगी सर हमें इतना अमाउंट चाहिए। तो आरबीआई क्या इनको पैसा देगी, बिल्कुल देगी। आरबीआई की तो गारंटी पे आपकी बैंकें चल रही हैं, आपको भरोसा है, तो आरबीआई पैसा देगी। लेकिन क्या आरबीआई बैंक दर पर देगी, नहीं सर। इमरजेंसी में आप पैसा लेने आए हो ना, तो इमरजेंसी में आप जो थोड़े समय के लिए पैसा लेने आए हो तो इसे मैं दूंगा रेपो दर पर। क्या बात समझ में आई, रेपो दर बिल्कुल आसान भाषा में समझाया आपको, और इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि वो बच्चा भी सीख जाए जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, वो भी सीख जाए, यही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। रेपो दर समझ में आया, बैंक दर वो जिससे कमर्शियल बैंक पैसा ले रही है लेकिन लंबे समय के लिए, बैंक दर। रेपो दर क्या हो गया, बैंक को, भाई मैं कॉर्पोरेशन बैंक का चेयरमैन हूं, मैं उसका क्या बोलते हैं, बैंक का हूं, तो मैं गया पैसा लेने के लिए आरबीआई के पास, क्लियर है, इमरजेंसी में, तो वो जिस दर पर देगा उसे क्या बोलेंगे आप, रेपो दर कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए तीसरी टर्म और आपकी आ जाती है, और तीसरी टर्म क्या है आपकी, तीसरी टर्म है आपकी रिजर्व रेपो दर। अब ये रिजर्व रेपो दर क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना है, रिजर्व रेपो दर क्या होता है। देखिए रिवर्स रेपो दर क्या होगा, जिस दर पर आरबीआई क्या करती है, इन कमर्शियल बैंकों से क्या लेती है, पैसा लेती है। सर ऐसा कैसे हो जाएगा, आरबीआई जो रिजर्व बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, वो किसी कॉरपोरेशन बैंक से पैसा लेगी, हाँ ऐसा भी होता है। मार्केट में जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो बैंकें क्या करती हैं, लोन बांटना शुरू कर देती हैं। आप पे बड़े मैसेजेस आते होंगे लोन के, आते हैं, तो वो क्या करती है, पैसा बांटना शुरू कर देती है। इस स्थिति में होता क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। तो जो आरबीआई है वो इस कंडीशन को रोकने के लिए, बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे, इस चीज को रोकने के लिए बैंकों से खुद पैसा ले लेती है कि आप किसी व्यक्ति को देंगे पैसा तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसका आपको ब्याज दूंगा। तो उस टर्म पर वो जो ब्याज मिलता है, जो आरबीआई देती है किसको, कमर्शियल बैंकों को पैसा अपने पास रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं, रिजर्व रेपो दर कहते हैं।
इन तीनों टर्म्स पर मैंने इतना फोकस क्यों किया, इतना समय क्यों लगाया, क्योंकि आपके पेपर में यही आता है, आप पढ़ते पूरा रहते हैं, आता यही है। क्लियर हो गया, तीनों टर्म समझ में आई। अब देखो फटाफट से, अब इसका आंसर आप करेंगे, इतना समय मैंने लगाया, आंसर आप करेंगे, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आया। क्या क्वेश्चन है भाई, यूपी पैट 2021 में आपका क्वेश्चन आ गया, बैंक दर का अर्थ बताएं। मैंने तीनों आपको पढ़ाई है, बैंक दर क्या है, ऑप्शन को आराम से पढ़ना है और आंसर करना है, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अगर मैं साहूकार हूं तो मैं जाऊंगा किसके पास, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, वो बनी बात नहीं, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन पर आओ, अनुसूचित बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर, हाँ नहीं सर। केंद्रीय बैंक या फिर आरबीआई रिजर्व बैंक का तो नाम आना चाहिए, रिजर्व बैंक की तो डील करती है, अभी मैंने समझाया। सी पर आओ, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, जो बैंकिंग संस्थाएं होती है उनकी लाभ की दर, नहीं सर, सी भी नहीं है। डी को पढ़ना, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर क्या कहलाती है, बैंक दर कहलाती है। क्लियर हो गया, डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कितना भी घुमाकर आपसे पूछ ले, आप आंसर करेक्ट ही करेंगे, इतना दम है इन क्लासेस में। आपको कंप्लीट नोट्स बना के समझते जाने। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समझ में आया मुझे कमेंट करके बताइए, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा है जिस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं क्लास को, बताइए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर आपको पता है विजय रूपाणी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो आपको करेक्ट आंसर बिल्कुल पता होगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी गुजरात इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इन्होंने हाल ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब क्वेश्चन क्या बन जाएंगे यहाँ से, क्वेश्चन ये बन जाएंगे मुख्यमंत्री इस्तीफा किसे देता है, क्वेश्चन ये बन जाएंगे कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, क्योंकि ये हटते हैं तो कोई और बना भी तो है। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल लिखना शुरू करिए। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल कौन बने अभी, गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा होता है, तो अनुच्छेद 167 167 मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। क्लियर है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है, तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा भी राज्यपाल साहब को ही देता है। क्लियर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इनको नोट्स बना के लिखना है, क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे लिखिए। ये देखिए, ये थोड़ा अगर हम क्वेश्चन का लेवल अप करें तो ये क्वेश्चन पूछ ले, जैसे सीजे जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछ लेगा भाई आपसे, आपसे पूछेगा मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या कितनी होती है। चार ऑप्शन होंगे, करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, तो मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद होता है, आप राजस्थान से तो आपके मुख्यमंत्री होंगे, उनकी पूरी एक मंत्री परिषद होती है, उनकी संख्या जो है वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, जितने भी आपकी विधानसभा के कुल सदस्य हैं उनका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन क्यों करी गई, भाई किसी को भी मंत्री बना देंगे तो उनको बंगला मिलेगा, उनको हर सुविधा मिलेगी, हर चीज मिलेगी। मंत्रियों को, हर एमएलए को थोड़ा ना ये चीजें मिलती हैं, मंत्रालय मिलेगा, हर चीज मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि जितने भी कुल विधानसभा के सदस्य हैं उनका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। अब किसी जगह पर सदस्य ही बहुत कम है तो ये कंडीशन डाल दी गई कि 12 से कम नहीं हो सकते। क्लियर हो रही है बातें, 12 से ज्यादा रहेंगे लेकिन इतने ज्यादा भी ना कर दो आप कि आप सभी को मंत्री बना दो, सभी को खुश कर दो। क्लियर हो गया, ये दो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, उनको लिख लेना। आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर, बिल्कुल। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, भारत के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, ध्रुव, गरुड़, शौर्य या दहाड़, फटाफट से बताइए। ए बी सी डी, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ध्रुव। क्लियर है, भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, ध्रुव, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, न्यूक्लियर की बात चल रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाए, बिल्कुल। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए। ठीक है, इनको लिखना शुरू करते हैं। जिन बच्चों को साइंस समझ में नहीं आती वो एटलीस्ट इन चीजों को तो जरूर ध्यान में रखें, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपसे। क्लियर है, मोल की इकाई का मान क्या होता है, सर ये मोल क्या होता है, जिस तरह से आप किसी चीज को लीटर में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, उसी तरह से मोल क्या है, एक यूनिट है। क्लियर है, तो मोल जो इकाई है उसका मान क्या होता है अगर हम इसको मेजर करें, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कई जगह ये पावर 23 24 ऑप्शन में दे रखी होगी जो कि गलत होगा। क्लियर है, ये करेक्ट आंसर होगा आपका
6.022 इंटू 10⁻23, बस यही पूछा जाता है आपसे। क्लियर है, इस चीज को माइंड में रखना है। अगर आप क्लास भी देख रहे हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया आपके, पेपर में आएगा आप यही टिक करोगे। 23 होता है यहाँ, ध्यान रखना। 23 कैसे ध्यान रहेगा, यहाँ 22 होता है, इससे एक बढ़ा दो, 23 यहाँ होता है पावर पे। फिर से याद हो गया, मोल की इकाई। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन क्या, अवगाद्रो संख्या निम्नलिखित में से कौन सी अवगाद्रो संख्या है। ये अवगाद्रो संख्या क्या होती है डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो नंबर होता है, ये जो टर्म होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम अवगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया, दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं पेपर में। एक क्वेश्चन ये भी बना है, एक मोल कितने कार्बन के बराबर होता है, तो 12 ग्राम कार्बन के बराबर एक मोल होता है। क्लियर है, कहने का मतलब क्या है, ये जो एक मोल की वैल्यू है ये क्या होती है, ये 12 ग्राम कार्बन के बराबर होती है। क्लियर हो गया, ये चारों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। क्लियर है आपको चीजें, बिल्कुल। चलिए अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे पूछेगा परमाणु मुख्यतः किन चीजों से मिलकर बना है, या निम्नलिखित में से किससे मिलकर नहीं बना। 4 ऑप्शन होंगे, 3 तो यही दे रखे होंगे, एक कुछ और होगा जो कि आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो आपको वन लाइनर में लिखना है, परमाणु मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है, परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया, सभी बच्चों को क्लियर है। ऑफलाइन देख रहे हो तब भी देखने के बाद कमेंट कर दिया करो कि सर मैंने क्लास कंप्लीट देखा है। चलिए, और लाइक जरूर कर दो, आपके लाइक से मुझे पता चलता है इतना बच्चा तो देख ही रहे। आगे बढ़ जाते हैं। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। सर बिटकॉइन क्या होता है, अगर डिटेल में नहीं जाएंगे, बिटकॉइन क्या होता है, डिजिटल करेंसी होता है। जैसे हमारे पास रुपए है, पैसा है, ठीक इसी तरह से एक और करेंसी होती है जो कि डिजिटल होती है। क्लियर है, डिजिटल करेंसी को ही हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। तो एक देश है जिसने इसको लीगल करेंसी घोषित कर दिया है, वो आधिकारिक करेंसी होगी उस देश की। कई सारी कंपनी है जो अपने सामान को बिटकॉइन में भी ट्रेड कर रही है। ठीक है, जैसे टेस्ला वगैरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि क्या करते हैं, बिटकॉइन में ट्रेड कर रही है कि आप हमें बिटकॉइन दीजिए, पैसा नहीं, डॉलर नहीं, रुपए नहीं, बिटकॉइन दीजिए और सामान ले जाइए। तो ऐसे ही ये देश है कौन सा, क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, एल सल्वाडो, ये बी, ये देश है, इसने क्या किया अभी, इसने इसको आधिकारिक करेंसी घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला देश बना है ये, इसने इसको लीगल करेंसी घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, भारत की जो आरबीआई है उसने भी अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रही है। आपसे उसका नाम पूछ सकता है, लिखना शुरू करिए। आरबीआई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है, तो सीबीडीसी, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी डिजिटल करेंसी का नाम क्या है, सीबीडीसी। क्लियर है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। ये लिख लेना, ये आपसे पूछेगा, 101% पूछेगा अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी, तो 8 नवंबर 2016 में भारत में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। क्लियर है मित्रों, चलिए आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सर, 50 रुपए के नोट के पीछे किसका रूपांकन होता है। यूपी पैट के एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे दे रखे थे कि 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है। अब ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि 50 रुपए के नोट के पीछे किसका रूपांकन होता है, किसका होता है, पत्थर से बने हाथी के, वो हम्पी का जो रथ है उसका जो है उसकी इमेज छपी होती है, ये वाली इमेज। क्लियर है, पत्थर से बना हम्पी का रथ, 50 रुपए के नोट के पीछे इनकी इमेज होती है। 200 रुपए के नोट के पीछे किसका रूपांकन होता है, तो मंगलयान का। क्लियर है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 100%, 50 के नोट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। यूएस ओपन 2021 किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे सर टेनिस। कमेंट करते रहो आंसर और ये चीजें सुनते रहो, ये बेसिक नॉलेज है। हाल ही में यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, देखिए बच्चे फटाफट से ए पे आंसर करेंगे जिनको भी नहीं पता होगा, नोवाक जोकोविच। क्यों, क्योंकि हर एक यही जीतता जाता है, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया, कौन जीत गया भाई, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डेनियल। क्लियर है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम उन चारों के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं, कई बार आते हैं। ठीक है, डेनियल मदवेदेव। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, ग्रैंड स्लैम की शुरुआत कब से हुई थी, ये टेनिस के टूर्नामेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। क्लियर है, 1877 में पहली बार विंबलडन में जो है वो ये आयोजन किया गया था। क्लियर है, तब से इसकी शुरुआत हो गई थी। 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस से संबंधित, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। क्लियर है, जिसमें से यूएस ओपन तो अभी हमने पढ़ा है,
जो ये आपका बना था करंट का क्वेश्चन, यूएस ओपन 2021, विनर कौन थे? डेनियल, क्लियर है। और नोवाक जोकोविच कौन है? अब देखिए यूएस ओपन के विनर कौन है, अभी हमने देख लिया। विंबलडन ओपन 2021 के विनर कौन है? फ्रेंच ओपन 2021 के विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के विनर कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नोवाक जोकोविच, क्लियर है। इन्होंने तीनों जीते हैं 21 के। और ये जो चौथा था यूएस ओपन जो अभी हाल ही में हुआ है, वो किसने जीता है? वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेनियल। क्लियर हो रही है चीजें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ईयर पूछ लेते हैं, कब इनकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाएं, चीजें क्लियर चल रही है? बिल्कुल। आगे देखिए, प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा? महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके जीडी वाले जो क्वेश्चन है ना, एसएससी जीडी वगैरह, यही आते हैं, क्लियर है। तो इसलिए आप मुझे ये मत बोलना सर लेवल बढ़ाओ या घटाओ, मैं बिल्कुल कंप्लीट लेकर चल रहा हूँ, धीरे धीरे फॉलो करते रहिए, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ही। आप पहले एक बार मेरे साथ कैच तो कर दो चीजों को कि हाँ किस तरीके से चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं, कैसे आपको फॉलो करना है, फिर चीजें बहुत अच्छी आपको समझ में आने लगेगी। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा आपका, क्लियर है। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, महेश भूपति टेनिस से, और रोहन बोपन्ना टेनिस से। ये रोहन बोपन्ना इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए हैं, क्लियर। आगे बढ़ जाए अभी, चलिए बढ़ जाइए। हाल ही में दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा पाने वाले गोल्फर कौन बने हैं? गोल्डन वीजा, जितने भी बच्चे पुरानी क्लासेस को देख रखे हैं उन तीनों को मुझे आंसर करना है, इनमें से किन किन को गोल्डन वीजा मिला है। जुलाई करंट अफेयर्स देखिए आपने? नहीं देखिए, अगर आप नए हैं तो पुरानी सारी करंट अफेयर्स देखिए, सारा हमने कर रखा है। गोल्डन वीजा क्या होता है मैं बता चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्लियर है। किसे मिला है? जीव मिल्खा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन वीजा संजय दत्त को भी मिल रखा है, सानिया मिर्जा को भी मिल रखा है, और शाहरुख खान को भी मिल रखा है। और अभी हाल ही में किसे मिला है? जीव मिल्खा। जीव मिल्खा कौन है? मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह के बेटे हैं, क्लियर है। क्या है? जीव मिल्खा। किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से? गोल्फ से संबंधित है, क्लियर है। गोल्फ की बात करें तो भारत में गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तीन खिलाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, जीव मिल्खा सिंह। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्यों? क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में क्या मिला है भाई? वीजा मिला है। अगर वो करंट का क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, या डायरेक्ट पूछ लेगा जीव मिल्खा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ से संबंधित है। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल, ठीक है। ज्योति रंधावा और हरनिमल लहरी, ये तीनों किससे संबंधित है भाई आपके? बिल्कुल, गोल्फ से। आधुनिक गोल्फ की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो कहां से हुई थी भाई? स्कॉटलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड से हुई थी, क्लियर है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हसन अंकुत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तालिबान, क्लियर है। चलिए, अब तो आंसर ही बता दिया मैंने, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अफगानिस्तान, म्यांमार, इसराइल, ये इसराइल टाइपिंग एरर है, ठीक है, इसराइल रहेगा ये, इसराइल या इनमें से कोई नहीं। ए, बिल्कुल ए अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें हाल ही में क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बने, क्लियर है। अंतरिम सरकार है, क्लियर। चलिए, अब तालिबान के जो ये मंत्री बनाए जा रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहा है करंट में, उस पर नजर डालिए। तालिबान की अंतरिम सरकार, प्रधानमंत्री आपने देख लिया, उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अब्दुल गनी बरादर, ये है कौन भाई? इन्होंने ही तालिबान के फाउंडर भी हैं ये, क्लियर है। और इन्हें क्या बनाया गया? उप प्रधानमंत्री बनाया गया अफगानिस्तान का, क्लियर है। अब्दुल सलाम हनफी, इन्हें भी क्या बनाया गया है? उप प्रधानमंत्री। दो प्रधानमंत्री बने, लिख लेना आपको। गृह मंत्री की बात करें, अफगानिस्तान के गृह मंत्री किसे बनाया गया है? तो सिराजुद्दीन हक्कानी को क्या बनाया गया है? गृह मंत्री। रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो मुल्ला याकूब मुजाहिद को क्या बनाया गया है? रक्षा मंत्री बनाया गया है। मैक्सिमम कनेक्शन है टेररिस्ट से, आतंकवाद से इनके, ठीक है। इन चीजों पर हम नहीं जाएंगे, हमें केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्लियर है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे फिर तो न्यूज में ही देख लेंगे हम, इस क्लास का क्या फायदा हुआ? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, क्लियर है। रक्षा मंत्री, आगे बढ़ जाए। हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया। भाई उत्तराखंड की राज्यपाल कौन थी? सर राज्यपाल इस्तीफा किसे देता है? सर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सर राज्यपाल किस आर्टिकल से संबंधित है? सारे क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे, क्लियर हो गया। चलिए, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको कैसे आते हैं। चलिए, क्लियर है। क्या आंसर हो जाएगा? ए, बेबी रानी मौर्य, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड राज्यपाल जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बेबी रानी मौर्य, क्लियर। चलिए, जीके जीएस लिखने शुरू करिए। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, ऐसा हमारे अनुच्छेद के किस भाग में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद के आर्टिकल
53 में। किस आर्टिकल में लिखा है? तो 153 किसके बारे में बात करता है? राज्यपाल के बारे में। लिख लिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो वो भी राष्ट्रपति को ही देता है। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिक हो जाते हैं, थोड़ा एडवांस पे आ जाते हैं। अब समझिए। अच्छा, मैं आप बात करूं असम की, तो असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। पता है, ये पड़ोसी हमारे, मतलब जनकपुरी में रहते हैं, दिल्ली में रहते थे, अब तो ये असम में शिफ्ट है। क्लियर है? चलिए, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये क्या है अभी? अभी इसको एडवांस को समझेंगे। अब मैंने ये क्यों बताया कि जगदीश मुखी के बारे में? असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। अभी हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल किसे बनाया गया? वो भी जगदीश मुखी को। क्लियर है? कुछ समय के लिए बना देते हैं। मान लीजिए नागालैंड में अभी कोई राज्यपाल नहीं है, तो किसी को तो बनाएंगे। तो क्या किया भाई, पड़ोसी राज्य कौन सा है? देखा असम है, तो चलिए असम के जगदीश मुखी को ही इनका कार्यभार सौंप दिया। तो क्या ये ऐसा पहले मुमकिन था? नहीं था। क्वेश्चन बन जाएगा सीजीएल जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, या आपके एग्जाम का लेवल अच्छा किया तो ये क्वेश्चन डाल देंगे। एक व्यक्ति, क्या क्वेश्चन डाल देंगे? एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 7वां संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? किस संशोधन के अकॉर्डिंग? 7वां संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल क्या है? जगदीश मुखी जी। क्लियर है? जो कि अभी असम और नागालैंड दोनों के कौन है? राज्यपाल है। क्लियर हो गया? चलिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन बात आती है शपथ दिलवाने की तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? और अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करता है? राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? फटाफट से कमेंट करिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या गुजरात? क्या आंसर होगा भाई इसका? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या गुजरात? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? बिल्कुल, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? गुजरात। डी सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वतन प्रेम योजना की शुरुआत किसने की है? गुजरात सरकार ने की है। क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम नजर डालते हैं, जो कि राज्य की क्या है भी योजनाएं हैं। फटाफट से लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। सीएम राइज स्कूल योजना किसने शुरू की भाई? मध्य प्रदेश ने। क्लियर है? जल ही जीवन है योजना की शुरुआत किसने की? हरियाणा सरकार ने। अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत किसने की? उत्तराखंड सरकार ने। एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत किसने की? सिक्किम ने। अभी रिसेंटली योजनाएं आई हैं और इंपॉर्टेंट बन जाती है, पूछी भी गई है पेपरों में। क्लियर है? चारों लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है आपकी? अटल आयुष्मान योजना, उत्तराखंड सरकार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया? देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी पाकिस्तान के पास में, राजस्थान में। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पाकिस्तान से लगभग कितना? 40 किलोमीटर दूर ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप की क्या कहते हैं निर्माण किया गया। क्लियर? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हवाई की बात चल रही है तो देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। नागर विमानन मंत्री कौन है आपके? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस में थे लेकिन अभी बीजेपी में आ गए। ठीक है, जो आपका विमान वगैरह के जो मंत्री होते हैं वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, पूछ लेगा क्वेश्चन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। क्लियर? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सर एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। क्लियर? चलिए, लिख लिया आपने? आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? हाल ही किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? क्यूबा, अर्जेंटीना, मैक्सिको या ब्राजील? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल बताइए। सी मैक्सिको। बिल्कुल, सभी का सही जवाब है सी मैक्सिको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको गवर्नमेंट ने जो है गर्भपात को क्या कर दिया अभी? नॉन क्रिमिनल। ठीक है, अब आप गर्भपात करवा सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो समझिए क्या है एमटीपी। एमटीपी क्या होता है सर? मेडिकल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? ये एक कानून था एमटीपी एक्ट 1971, जिसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी महिला, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हैं, अगर वो उन चीजों को फुलफिल करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो 20 हफ्ते के अंदर अंदर जो है गर्भपात करवा सकती हैं। अभी हाल ही में इसको चेंज किया गया, एमटीपी एक्ट 2020 में संशोधन किया गया और इसको संशोधन करके 20 हफ्ते की जगह कितना कर दिया गया? अभी 24 हफ्ते कर दिया गया। क्लियर है?
चाइना की बात करें तो चाइना में 28 हफ्ते है, या आप 28 हफ्ते के अंदर अंदर गर्भपात करवा सकते हैं। कंडीशंस होती हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हैं तो, यानी कि हर कोई। क्लियर है? चलिए, समझ में आया, नॉलेज के लिए था, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ जाते हैं। किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया? इतनी ज्यादा वो लॉस में कंपनी जा रही थी, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। Hyundai, फोर्ड, टोयोटो या ऑडी? करेक्ट आंसर फटाफट से बताइए आप, क्या होगा? Hyundai, फोर्ड, टोयोटो या ऑडी, क्या हो जाएगा? बिल्कुल फोर्ड। 20 सवाल का करेक्ट आंसर होगा सर फोर्ड। तेरे फोर्ड ने जो है अपना जो सारा कंपनी वगैरह यहाँ से शिफ्ट, किसका? कार वगैरह, कार निर्माण का। चलिए, देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है आपके? नितिन गडकरी। लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखिए, तो कंपनी जो है घाटे में चलेगी तो एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या? उत्पादन के प्रमुख कारक। 4 ऑप्शन होते हैं, आपसे डायरेक्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि उत्पादन के प्रमुख कारण क्या होते हैं। अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके प्रमुख कारक होते हैं क्या क्या? भूमि, श्रम और पूंजी, ये 3 प्रमुख कारण है। क्लियर है? और साथ में एक चाहिए होता है व्यवसायी भी, चौथा भी होता है, लेकिन ये 3 प्रमुख है। क्या चीज? भूमि, श्रम, पूंजी। ऑप्शन दे देगा कि उत्पादन के प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन मिलेंगे, भूमि, श्रम, पूंजी। चौथा ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसको लिख लेना है, चीजें माइंड में याद रहेंगी आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य का सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है? अभी हम पढ़ के आ रहे थे थोड़ी देर पहले। सरदार धाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात रिलेट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अहमदाबाद। क्या हो जाएगा भाई? अहमदाबाद इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अहमदाबाद से क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, क्या? कि अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लिखना शुरू करिए, साबरमती रिवर। पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती रिवर। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये चारों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिए, अहमदाबाद साबरमती नदी, उज्जैन आपका शिप्रा नदी, नासिक आपका गोदावरी नदी, कलकत्ता आपका हुगली नदी। क्लियर है? चारों लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाए, लिख लिया आपने? बिल्कुल। चलिए, हाल ही में याहू के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में याहू के सीईओ चुना गया है, किसे चुना गया है? फटाफट से कमेंट करिए, ए, बी, सी या डी, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? याहू के सीईओ किसे चुना गया है? बिल्कुल ए, जिम लेंजोंग, ये करेक्ट आंसर है, जो कि हाल ही में याहू के सीईओ बने हैं। कुछ मुख्य जो कंपनीज है उनके सीईओ के बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। लिखना शुरू करिए। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो कौन है भी? जैक डोर्सी कौन है? ट्विटर के सीईओ है। टीसीएस के सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथ कौन है? टीसीएस के सीईओ है। क्लियर हो गया? अमेजोन के सीईओ की बात करें तो कौन है? एंडी जेसी। कौन है? अमेजोन के सीईओ है। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। ये अमेजोन के इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। और ट्विटर के इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ट्विटर बहुत ज्यादा चर्चा में चलता है न्यूज में, जैसे ही कुछ होता है ट्विटर। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। चारों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। हाल ही में उपन्यास पिरानिसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? बताइए। डेविड डायोग, सुजाना क्लार्क? बताइए, फटाफट कमेंट करिए। हाल ही में उपन्यास पिरानिसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुजाना क्लार्क। क्लियर है? उपन्यास की बात हो रही है तो कुछ उपन्यास और पुस्तक जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया, उस पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक। अब्बुल फजल आपसे पूछता है आईने अकबरी के लेखक कौन है? पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, अगर आपने एग्जाम दिए होंगे आपको पता होगा, या प्रीवियस ईयर की बुक देखते हैं वहां भी आपको पता होगा। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब्बुल फजल। अकबर नामा के लेखक कौन है? अब्बुल फजल। कालिदास की कुछ प्रमुख जो बुकें हैं जो आपसे पूछ लेता है कि मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास। रघुवंशम की रचना कालिदास। अभिज्ञान की रचना कालिदास। शकुंतलम की रचना कालिदास। क्लियर है? ये हिंदी के में भी आ जाते हैं, अगर आप हिंदी का एग्जाम देंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन आते हैं। प्रेमचंद्र की बात करें तो गोदान के रचनाकार प्रेमचंद्र। गवन, करम भूमि और रंग भूमि, इन चारों के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। क्लियर है? पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर ने इनकी रचना की है। क्लियर है? रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र और उर्वशी की रचना की है। चलिए आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह
जियोफन 502 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने इसको जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? भारत, चाइना, ब्राजील या सऊदी अरब? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल बी, चाइना इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर है, चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे भारत की, कि भारत के जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हैं जो लॉन्च किए गए हैं, वो पूछता है आपसे, और पूछता है कि किस विमान पे इसको लॉन्च किया गया है, ये भी पूछता है। तो अब लिखना शुरू करिए। भारतीय उपग्रह जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं, और लॉन्च यंत्र, इसको किस यंत्र में लॉन्च किया गया है? ठीक है, GSAT-30, EOS-01, CMS-01, EOS-031। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि GSAT-30 किस यंत्र के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एरियन 5 से। ठीक है, EOS-01, PSLV-C49, ये क्या है? आपके रॉकेट है ये। क्लियर है, जिससे ये उपग्रह छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में। CMS-01, PSLV-C50 और COS-03 क्या हो जाएगा? GSLV-F10। क्लियर है, ये आपको लिख लेने हैं। हो गया, बस नोट कर लेना आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सैन्य विमान बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनेगी? जिसने सैन्य विमान बनाया? टाटा कंपनी, रिलायंस, L&T या इनमें से कोई नहीं? भारत की पहली कंपनी जो सैन्य विमान बनाएगी, सेना के जो विमान होते हैं वो बनाएगी, टाटा कंपनी। ये करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये टाटा कंपनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए भारत की महारत्न कंपनियों के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है महारत्न कंपनियों का। पहला पूछेगा भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी है, तो आप बताएंगे 10 महारत्न कंपनी है। कितनी? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है, भारत की कुल कितनी महारत्न कंपनी है? 10 महारत्न कंपनी है। क्लियर है, जिसमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें से ये जो 2 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों भी रिसेंटली जुड़ी गई हैं। पहले 8 थी, 8 में 2 और जुड़ गई और अब कितनी हो गई है? 10। क्लियर है, ये 2 ऐड हुई है बाद में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये महारत्न कंपनी है। आपसे पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्लियर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलेंगे गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। क्लियर, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर कलकत्ता में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलेंगे मुंबई में है। क्लियर हो गया। 5 और देख लेते हैं, ये बाकी की 5 और हैं। आपकी पूरी 10 महारत्न कंपनी कवर हो जाएंगी। क्लियर है, अगर आप इस लेक्चर को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। क्लियर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहाँ पर है अभी? दिल्ली में। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ है? दिल्ली में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय तेल निगम कहाँ पर है? दिल्ली में। ये जो 5 थी इनके मुख्यालय दिल्ली में नहीं है, ये 5 इनके दिल्ली में, इसलिए मैंने इनको यहाँ अलग से लिखवाया है। क्लियर हो गया, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, हाँ सर मैंने पूरी क्लास को देखा है और प्रॉपर नोट्स बना के देखा है। ऑफलाइन भी देख रहे हैं तब भी कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा बच्चे फॉलो करेंगे, उतना बेहतर मैं कंटेंट आपके लिए ला सकूंगा। क्लियर है, पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली क्लास आपकी आएगी 21 सितंबर को। क्लियर है, आप कमेंट करके बताइए क्लास इसी समय पर चाहिए या फिर इसका टाइम चेंज करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए, डेली PDF पढ़िए, इस क्लास को 1-2 बार और रिवाइज करिएगा। पूरे हफ्ते के लिए ये एक ही क्लास है आपकी, इसको रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।